हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूं राकेश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज। और आज संडे का दिन है और आज वीकेंड स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहले जो आज हमसे जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं उनका नाम है विजय विक्रम सिंह, जिनको आपने बिग बॉस की आवाज़ के रूप में देखा होगा। और जो बिग बॉस के जो नरेटर है वो है विजय विक्रम सिंह। और इसके अलावा उन्होंने जो वेब सीरीज़ की है फैमिली मैन, और फैमिली मैन का सीज़न 2 भी आने वाला है। विजय विक्रम सिंह जी आ चुके हैं, हम उनको ज्वाइन कर लेते हैं। हेलो। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू ठीक हूँ सर मैं। हेलो। फॉर हैविंग मी। हेलो हेलो। सर आवाज आ आवाज़ रही आ है? रही है आपको मेरी? मुझे आ यस रही यस है। यस। ओके ओके। सो विजय विक्रम सिंह हमारे साथ में आ चुके हैं। ऑडियंस, अगर कोई आपके कोई भी सवाल है उनसे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे मेरे पास बहुत सारे सवाल है, तो मेरे सवालों से शुरुआत करते हैं। सर बिल्कुल। सबसे पहले हमें बताइए कि आपका जो क्वारंटाइन है कैसा जा रहा है। हम लोग का जो लॉकडाउन है 3 मई तक एक्सटेंड हो चुका है, तो आपके लिए कैसा जा रहा है, ये थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए इस बारे में। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ वर्क है। कुछ कोई शूट नहीं हो रही तो किसी भी तरह के वॉइस ओवर्स या कोई भी शूट नहीं हो रही है तो मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। अप्रैल में राइट। मुझे एक फिल्म की शूट शुरू करनी थी, वो भी पोस्टपोन हो गई इंडेफिनेटली। दो फिल्में थी एक्चुअली, और थैंकफुली हमने फैमिली मैन 2 जो है वो फेब में ही फिनिश कर दिया था उसका पूरा कंप्लीट। शेड्यूल। वाओ। तो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग वर्क तो अभी कुछ नहीं है, और वॉइसिंग वर्क भी बहुत कम, बहुत बहुत ही ज़्यादा कम। दो टोयोटा के लिए एड फिल्म्स करी घर से, तो काम कम हो गया है। लेकिन हम्म। उसकी वजह से जो चीज़ मिल पा रही है वो बड़ी प्रेशर से, वो है परिवार के साथ समय बिताने का मौका। वाह, सही बात है सर, एकदम। अब हम लोग आखिरी बार 19 मार्च को बाहर निकले थे, मेरे भैया को छोड़ने गए थे एयरपोर्ट तक। 19 मार्च से आज 19 अप्रैल, एक भी दिन बाहर हमारी फैमिली नहीं निकली है। मेरी 5 साल की बेटी है, थैंकफुली उसका बहुत सपोर्ट रहा है। वो इस बात को समझ गई है कि हमें घर पे रहना है। राइट राइट। तो सो वो सर। जी, वो मोदी जी को वो मोदी पप्पा बोलती हैं। तो वाह। तो उनका कहना है कि मोदी पप्पा ने कहा है कि घर पे रहना है, तो मतलब घर पे रहना है। तो उस वजह से क्वारंटीन बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कोई डिमांड नहीं है बाहर राइट जाने की। आपका परिवार आपके साथ है, तो उस लिहाज से कोई दिक्कत नहीं। राइट। सर इसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस क्वारंटाइन में और लॉकडाउन में भी कुछ लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा सर इस बारे में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब जब मना किया गया है फिर भी लोग क्यों जा रहे हैं बाहर इस समय में। देखिए, उन जगहों पर जहाँ घनी बस्ती है, जहाँ स्लम्स हैं, अगर वहाँ पर कोई इंसान आपको बाहर दिखता है तो उसकी मजबूरी समझ में आ सकती है कि एक बहुत राइट। ही छोटे से कमरे में 7-8 लोग रहते हैं। हम्म। तो उनके लिए पूरा दिन उस छोटी सी कोठरी में इतने सारे लोगों के साथ बिताना बहुत मुश्किल है। राइट। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब बड़े बड़े सोसाइटीज में बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग निकलते हैं। जो 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 इंसान अगर 8-10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर रहा है तो ऑब्वियसली ठीक ठाक घर में रह रहा होगा। उसको क्या ज़रूरत आन पड़ती है घर से निकलने के लिए, मज़े के लिए, ये ज़रा समझ से बाहर है। आप किसी ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए अकेले जा रहे हैं, किसी दवाई की खरीदारी के लिए, वो समझ में आता है। लेकिन सिर्फ राइट। इसलिए कि भाई बोर हो रहे हैं, तो अगर आप अपनी जान की नहीं तो दूसरों की जान की फिक्र कर लें, अपने परिवार वालों की जान की फिक्र कर लें, तो ये थोड़ा आश्चर्य होता है लोगों का। तो मैं सिर्फ यही अपील कर सकता हूँ कि जिम्मेदारी निभाएं। वो जो कहते हैं ना कि देश की सेवा करने का, ये देश की सेवा करने का सबसे क्या करें। अच्छा और सबसे आसान मौका है। इससे राइट। आसान मौका आपको देश की सेवा करने का नहीं मिल सकता। क्या करना है? घर पे बैठना है, घर पे राइट। बैठ जाइए। राइट। राइट। सर आपके आने से पहले मैं थोड़ी सी तारीफ कर रहा था आपके आवाज़ की स्पेशली, तो थोड़ा सा वो सर आपके अंदाज में कुछ हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। दोपहर 12 बजे विजय विक्रम सिंह बॉलीवुड फ्लैश पर लाइव आकर बहुत खुश हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर एक बार प्लीज बिग बॉस की आवाज में बोलो ना प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। अभी तो बोल दिया सर ने। बोल दिया। आपके आपके सवाल से पहले ही सर ने पहले जो ही है आपकी मैंने आवाज सुन ली। प्रीएम्प्ट कर लिया। अर्पणा, सौम्या, थैंक यू वेरी मच आप ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद है आपने सुन लिया होगा।
राइट सर, इसके अलावा अगर फैमिली मैन 2 की बात करें, फैमिली मैन को जिस तरह का रिस्पांस मिला था, तो कितना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है फॉर द फैमिली मैन 2, और क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए आपके। देखिए, जब शो अच्छा करता है तो बहुत खुशी होती है, ये जाहिर सी बात है। और राइट। सीजन वन हमें पता था शो अच्छा है, पर उसकी रिस्पॉन्स ऐसी होगी ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, तो बहुत खुशी हुई। लेकिन जब इस तरह की रिस्पॉन्स आती है और आप पे जिम्मेदारी आती है आगे उस कहानी को ले जाने की, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। राइट। हम पे नहीं, हम पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर हम पे भी रहता ही है, लेकिन जो कहानी बता रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं, राइटर्स मेकर्स, हैं, हाँ। प्रोड्यूसर्स, मेकर, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो जितना मैं इस शूट का हिस्सा रहा, इस बार अजीत ऑफिस से निकल के फील्ड में भी जा रहा है, श्रीकांत तिवारी के साथ, मनोज जी के साथ फील्ड पर एक्शन भी है थोड़ा बहुत। तो कैरेक्टर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, रोल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, राइट। स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। और जहाँ तक रही कहानी की बात, ऑब्वियसली कहानी तो बहुत ज़्यादा हम नहीं उसके बारे में बात कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि सीज़न वन ने जितना आपको इंट्रीग किया, जितना आपको अपनी स्टोरी टेलिंग से इम्प्रेस किया, सीज़न टू उसको 2 स्टेप आगे लेके जाएगा। वाह, क्या बात है स्केल बड़ा हो गया सर। है। सर, सीजन 1 की कहानी की अगर हम बात करें, तो वो जो है मतलब सीजन 2 को मतलब कैरी फॉरवर्ड किया गया है सीजन 1 से, या फिर कोई नई कहानी बताई जाएगी इसमें? उसी अंदाज में ही आगे लेके जाएंगे, उसी अंदाज में ही आगे लेके जा रहे हैं और कहानी आगे बढ़ती है। राइट सर, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मनोज वाजपेयी बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? ड्रीम कम ट्रू, सपने के पूरा होने जैसा है। आप पहला बड़ा काम करें और वो बड़ा काम करने का मौका आपको एक बहुत बड़े अदाकार के साथ, स्टार और एक्टर, राइट। स्टार भी हैं और कमाल के एक्टर भी हैं, और तीसरा कमाल के इंसान भी हैं। तो राइट। एक एक दोस्ती, एक बॉन्डिंग सी हो गई। और न केवल मनोज जी बल्कि शारिब, श्रेया, सनी, जो बाकी को स्टार्स, को एक्टर्स थे हमारे, शहाब, इनसे एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई जो मुझे लगता है कि अब आगे बहुत समय बहुत आगे तक जाएगी, और एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बन गई है। तो मनोज जी के साथ काम करना तो बहुत ही कमाल का अनुभव रहा। हर मिनट उनके साथ बैठना, उनका मजाक भी कोई ना कोई आपको सीख देके जाता है, वाह। उनका किया गया मजाक भी। और वो इतने मिलनसार इंसान है। जितने भी दिन हमने शूट किया, मैक्सिमम टाइम लंच हम साथ में ही करते थे, वाह। और वो एक बॉन्डिंग ऐसी बन गई है कि मिलना जुलना होता रहता है। तो बहुत ही कमाल के इंसान है, बहुत ही कमाल के इंसान, एक्टर तो मतलब ही आप लोगों की भी एक फैमिली बन गई थी ऑन सेट? बन गई है। सेट के अलावा भी अब हम लोग मिलते हैं। अभी पिछले महीने उनकी बेटी का बर्थडे था, तो हम लोग गए थे, मिले थे। तो हाँ। सेट के अलावा भी उनसे मुलाकात अब होती रहती है। बहुत ही एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, ना केवल मनोज जी से बल्कि इन सभी लोगों से। शारिब, जिनके काम को सबने पसंद किया, श्रेया धनवंतरी, राइट। सनी मिर्जा, शहाब, जो कि शहाब अभी सेकंड सीजन में भी दिखाई देंगे। तो ये सारे लोग राइट। ऐसा कमाल के एक्टर्स हैं, कमाल के इंसान। राइट सर, इसके अलावा जो जैसे आपने कहा कि आपकी 2 फिल्में और आने वाली है, अगर थोड़ा सा सर उस फिल्मों के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहे आप। देखिए, एक फिल्म तो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। वो बाइपोलर डिसऑर्डर पे एक कहानी है। उसमें मैं एक पिता का किरदार निभा रहा हूँ। जो कमर्शियल फिल्म है जॉन अब्राहम प्रोडक्शन की, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में है, वो उसकी शूट अप्रैल में होने वाली थी, ओके। अगस्त में रिलीज थी, जो कि अब शायद आगे बढ़ गई है। ज़्यादा कहानी के बारे में फिर बात नहीं कर सकते ऑब्वियसली, राइट। लेकिन वो राइट। एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही अच्छा रोल था उसमें भी, था नहीं है। लेकिन अब वो शूट कब होगी ये देखने वाली बात है। वो हम लोग पहले फेब में शूट करने वाले थे, मार्च में, लेकिन वो आगे बढ़ गया, और जैसे कहते हैं इत्तेफाक, वो आगे बढ़ गया। तो वो आगे ऐसा बढ़ गया है कि अब 2-3 महीना और लगेगा मुझे लगता है वो शूट। राइट। राइट। राइट सर, इसके अलावा अगर बिग बॉस की बात करें, तो बिग बॉस का सीजन फिर से दिखा रहे थे, लेकिन बीच में स्टॉप कर दिया गया है अभी, तो सर उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे नहीं पता कि दिखा रहे थे, अपूर्वी कह रही हैं, हाय हाय अपूर्वी, मुझे नहीं पता दिखा रहे थे। मुझे ये पता था दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों स्टॉप कर दिया। शायद कुछ
नया कंटेंट चला रहे हैं उसकी जगह, तो राइट उस पे तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार का जो सीज़न था बहुत ही कमाल का था। बहुत ज़्यादा प्यार मिला दर्शकों का, हाईएस्ट रेटेड सीज़न। तो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना लंबा शायद ही कभी चला हो बिग बॉस, राइट 20 हफ्ते चला। बहुत ही कमाल का अनुभव रहा इस बार राइट। का। सर थोड़ा सा बताइए कि बिग बॉस आपको कैसे मिला। आई गेस 5 साल हो गए आपको बिग बॉस करते हुए। 10 साल। 10 साल, राइट। तो सर थोड़ा सा बताइए कि बिग बॉस आपको कैसे मिला, थोड़ा सा उस बारे में कहानी बताइए हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। मैं 2009 में वॉइसिंग करना, मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया था 2009। राइट उससे पहले नौकरी कर रहा था। तो 2009 से 2010 एक साल करते करते 2010 में एक मेल आया मेरे पास कि एंडेमॉल से, एंडेमॉल जो कि प्रोड्यूस करता है बिग बॉस को, हम्म कि हम लोग नरेटर्स वॉइस के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, तो आप अपने वॉइस सैंपल भेजिए, अगर शॉर्टलिस्ट होगा तो हम बुलाएंगे। तो हमने मेल भेजा, सीडी अपनी देकर आए थे, इनफैक्ट उस समय सीडी देते थे, तो सीडी देकर आए थे। हम्म 3 महीने बाद कॉल आया कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, आप आके ऑडिशन करिए। फिर ऑडिशन किया वाह और उसके अगले ही दिन कंफर्म हो गए। अक्टूबर 2 मुझे याद है, उस सीजन 4 था वो, जिसमें पहली बार सलमान खान होस्ट कर रहे थे। सलमान खान साहब और हम एक साथ ही बिग बॉस से जुड़े हैं। तो ओके 2 अक्टूबर 2010 को वो सीजन शुरू हुआ था। वो भी कमाल का सीजन रहा था, जिसमें डॉली बिंद्रा, हाँ मनोज तिवारी साहब, श्वेता तिवारी जी, ये लोग थे। तो वो भी कमाल का सीजन। तब से ये जर्नी शुरू हुई बिग बॉस के साथ और अभी तक 2019 में सीजन 13 तक जारी है। 10 सीजन हो गए। राइट। सर मानते हैं कि बिग बॉस एक टर्निंग पॉइंट था आपके करियर का। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आप एक बड़ी ब्रांड के साथ जुड़ जाते हो तो एक ऑटोमेटिक पहचान मिल जाती है। कई चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। राइट तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ना केवल वॉइस ओवर करियर में बल्कि और भी कई जगह। इवन एक्टिंग में भी मैं आपको बताऊं, मैंने 2015 में थिएटर करना शुरू किया, 14 में, और 2018 में फैमिली मैन सीजन 1 पहला मेरा बड़ा ब्रेक था। जब मैं पहली बार सेट पर गया तो सेट पर भी लोग मुझसे इसी तरह मिल रहे थे जैसे कि मैं कोई एक नोन हस्ती हूँ, एक नया फ्रेशर एक्टर की तरह नहीं मिल रहे थे। तो वाह उससे एक जो नर्व्स होती हैं वो बड़ी ईज हो जाती है, ईज आउट हो जाती है। राइट, तो एक नर्वसनेस कम हो जाती है। राइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, फिर आपको बड़ा आसान हो जाता है काम करना। और मनोज बाजपेयी साहब से भी जो पहली मुलाकात हुई वो भी ऐसे चलते हुए और बोला, अरे बिग बॉस कैसे हैं। तो आपके अंदर जितना भी एक एंजाइटी होती है वो ख़त्म हो जाती है जब कोई इतने प्यार से आकर आपसे मिलता है। और वो सब कुछ इसीलिए राइट हुआ क्योंकि मैं इतने बड़े शो से जुड़ा हुआ था, एक राइट आवाज़ की राइट हैसियत से। राइट। मतलब एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है किसी भी एक्टर को। किसी भी एक्टर की परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक, आप देखिए ना, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, कोई भी चेहरा जो टीवी पे मान लीजिए आ जाता है, हम्म वो अपने आप में ब्रांड बन जाता है ऑटोमेटिकली। उसका स्ट्रगल कम हो जाता है। जैसे ही आप एक बार राइट टीवी पर आ गए या किसी एक बड़ी चीज के साथ जुड़ गए तो लोग अपने आप ही आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो राइट जो आपको प्रूव करने की एक ज़रूरत होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। प्रूव आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में हर लेवल पे, हर स्टेज पे करते रहना है, हर दिन करना है। लेकिन राइट वो जो दरवाजे हैं जहाँ आपको अपना टैलेंट प्रूव करने जाना है, वहाँ कई दरवाजे इस तरह के अपने आप खुल जाते हैं। राइट। सर क्या आपने पहले से ही सोचा था कि एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट करेंगे देन एक्टर बनेंगे, या फिर पहले से ही दिमाग में था कि सिर्फ एक्टिंग ही करनी है और मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट में आपने मतलब अपना हाथ आजमा लिया। नहीं नहीं, किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड का दिमाग में कोई थॉट था ही नहीं 29 साल की ओह उम्र तक। यानी कि 2005 वाह। तक, 2006 तक कोई इस तरह का थॉट था ही नहीं। मैंने एमबीए किया, मतलब आपने एमबीए सोचा ही नहीं था कि आप एक्टर बनेंगे और इतने बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट होंगे। सवाल ही नहीं, ओह सवाल ही नहीं। वाह। कोई मुझे कह देता कि तुम अपनी आवाज़ से पैसे कमाओगे तो मैं शायद थप्पड़ मार देता है। इतनी अवेयरनेस कम थी। जब मुझे पहली बार किसी ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो मैंने कहा हाँ, पर मैं गा नहीं पाता। तो इसकी, ये तो अवेयरनेस का लेवल था हमारे। तो कभी सोचा नहीं था। 2006 में मैं इंट्रोड्यूस हुआ इस आर्ट फॉर्म से। पहली बार किसी ने ओह जब कहा तो वो मुझे स्टूडियो ले गए और दिखाया कि कैसे होता है वॉइस ओवर। तब मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने वहाँ 2006 में डिसाइड किया, नौकरी करते हुए, कि इसमें मैं करियर बनाऊंगा। मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने 3 साल और नौकरी करी। नौकरी करते हुए इस फील्ड में समझा अपना
कैसे एंट्री पॉइंट्स क्या हैं, कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। और फिर जाके 2009 में जब मेरी शादी होने वाली थी, अपनी वाइफ के इंसिस्टेंस पर, वो भी सपोर्ट फैमिली का बहुत ज़रूरी, उन्होंने कहा कि भाई राइट अगर आपको ये काम करना है तो अभी कर लीजिए, बाद में जब और फैमिली बड़ी हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है मुझे पुश करने में इस फील्ड में। तो बहुत सारी वाह चीज़ें मिलजुल कर मेरे वॉइसिंग में पहुंचने में मददगार साबित हुई। अब वॉइसिंग में जब मैं पहुंच गया और करने लगा वॉइस ओवर, तब भी मुझे नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा कभी। एक्टिंग ओह से मैं इंट्रोड्यूस हुआ 2013 में। मुझे 4-5 साल वॉइसिंग करके मुझे लगा कि थोड़ा सा अपनी क्राफ्ट और अच्छा करना चाहिए, उसके लिए थोड़ी थिएटर ट्रेनिंग ले लेता हूँ तो मेरी आवाज़ और अच्छी हो जाएगी। तो मैंने राइट बैरी जॉन का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ से माइजन टेक्निक में थोड़ी सी ट्रेनिंग ली, एक्टिंग की और थिएटर करने लगा। फिर उसके बाद जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो में मैं मेथड एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने गया। वहां से एक चस्का और बढ़ गया जब प्लेज और ज्यादा करने लगे। तो वो वन लेड टू अनदर, वन थिंग लेड टू अनदर, वो वाली बात राइट थी, कहीं प्लान नहीं किया था। पर हाँ, राइट जो चीज अच्छी लगी, जो चीज में मजा आया, फिर मैंने उस पर तैयारी की, चाहे वो वॉइसिंग हो चाहे वो एक्टिंग। राइट सर, अगर आपके एक्टिंग करियर की बात करें, कौन कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है? क्योंकि एक बेहतरीन एक्टर के साथ तो काम कर ही रहे हैं आप, मनोज बाजपेयी जी के साथ, बिल्कुल। लेकिन उनके अलावा कौन आपको इंस्पायर करता है देखिए, एज एन एक्टर? जब से उनसे मैं जुड़ा हूँ तब से उनकी कहानी बहुत इंस्पायर करने लगी है। क्योंकि उनके साथ बातचीत होती थी तो उन्होंने एक बार बताया कि एक समय ऐसा आया जब स्ट्रगल करते करते उनको लगा कि स्ट्रगल खत्म हो गया, उनको 3 फिल्में मिल गई। तो वो होता है सेंस ऑफ कि अब नाउ आई हैव अराइव्ड। राइट। तो बोले, लेकिन एक ही दिन में वो सारे सपने चूर चूर हो गए, एक ही दिन में मुझे तीनों फिल्मों से निकाल दिया गया। ओह, अरे और बाप फिर सत्या हुई, और फिर उनको, तो वो जो उनका उतार चढ़ाव और उस जो स्ट्रगल उनका है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है कि कभी भी हार नहीं माननी है। उन्होंने कभी हार नहीं सही। मानी, करते रहे और आज सारी दुनिया उनकी एक्टिंग की कायल है। पंकज जी का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसी पंकज त्रिपाठी जी। पंकज त्रिपाठी जी, एक जो सहजता है उनके काम में। कभी एक वेब सीरीज है पाउडर, वेब सीरीज नहीं एक्चुअली, हम्म सोनी एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी, यशराज फिल्म से हम्म बनाई थी शायद। पाउडर करके एक हम्म, सीरीज थी, 2009-8-9 में बनी थी। अब नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी आपको। उसमें भी पंकज जी ने काम किया था। वो सीरीज चली नहीं, सोनी पे नहीं चली, और अभी भी बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो देखने लायक सीरीज है। 10 साल पहले इतनी खूबसूरत सीरीज बनाई थी, उसमें पंकज जी का हाँ, काम देखिए। और मिर्ज़ापुर में जाहिर सी बात है सबने देखा ही उनका काम, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मिर्ज़ापुर 2 से मैं जुड़ गया हूँ। एक छोटा सा वाह। किरदार मिर्ज़ापुर 2 में किया है, तो वो भी देखने को हम्म मिलेगा आप लोगों को। राइट राइट सर, इसके अलावा आपने जो है हर मीडियम में ऑलमोस्ट काम करने वाले हैं आप। अब जो है फिल्म मीडियम की बात करें, वेब मीडियम की बात करें, तो सर उस बारे में बताइए कि कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है आपको? देखिए, मैंने अभी तक सिर्फ OTT के लिए काम किया है, जो है हम्म फैमिली मैन। फिल्म की शूट शुरू होने वाली थी, और टीवी यानी सीरियल्स में मैंने काम नहीं किया है। पर हम्म मुझे ऐसा लगता है कि सबसे चैलेंजिंग जो है, डिमांडिंग, वो टीवी होगा मेरे ख्याल से। और सबसे ज्यादा लिबर्टी मुझे लगता है फिल्म और OTT प्लेटफॉर्म में मिलती है, राइट क्योंकि राइट कंस्ट्रेंट्स थोड़े कम होते हैं। OTT में खासतौर पर कंस्ट्रेंट्स बहुत कम होते हैं। तो जो एक परफॉर्म करने की लिबर्टी होती है, एक जो डायरेक्टर और राइटर को स्टोरी टेलिंग की जो एक लिबर्टी मिलती है, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है OTT में है। और फिल्म का जो माध्यम है, वो सबसे कमाल का माध्यम है। चैलेंजिंग वो भी है कि 2.5 घंटे में ही ऐसी कहानी कह देनी है कि लोग बंधे, क्योंकि वो चैलेंजिंग इसलिए है कि वहाँ लोग बहुत सारा पैसा दे के आ रहे हैं। राइट OTT पे आप करेक्ट। कुछ भी देख सकते हैं, टीवी पे आप कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से पैसा नहीं दे रहे हैं। तो फिल्म इसलिए चैलेंजिंग हो जाती है कि उस 2.5 घंटे में ऐसी कहानी कहनी है जो लोग पैसा खर्च करके आए, पहुंचे थिएटर तक देखने के लिए। तो हर मीडियम के अपने राइट चैलेंज हैं। और मेरा ऐसा मानना है और मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि मुझे सारे मीडियम्स में काम करने का मौका मिले। वाह, थिएटर की क्या हमने बात। बात नहीं करी इसमें, थिएटर सबसे कमाल का थिएटर। मीडियम राइट, आपने शुरुआत थिएटर से ही की थी। है। और चैलेंजिंग वो सबसे ज्यादा है,
उसके राइट। चैलेंजेस अलग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। उसके चैलेंजेस अलग हैं कि वो सारी चीजों को कंठस्थ करके बहुत सारा समय रिहर्सल में डालने के बाद उस एक सवा घंटे के अंदर आपको सब कुछ इतनी खूबसूरती से कहना है कि बंधे रहें। तो सारे राइट। प्लेटफॉर्म, सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं, सब में काम करना चाहिए और मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि मैं सारे मीडियम्स में काम करूं। राइट सर, कमिंग बैक टू बिग बॉस, जो है बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे उनको बहुत ज्यादा काम मिल रहा है। सीजन हिट होने की वजह से हर कोई अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा है। आपकी किसी के साथ मुलाकात हुई या फिर किसी के साथ बात हुई, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे आप? हम लोग किसी से नहीं जुड़ते, हम लोग की कोशिश रहती है कि अलग ही रहें, तो किसी से कोई मुलाकात नहीं, कोई भी बातचीत नहीं। कुछ पुराने सीजन्स के कुछ लोग हैं जिनसे अच्छी दोस्ती हो गई है, बट वो सीजन के बहुत बाद। ओके। प्रीतम एक ओके। हैं, क्योंकि प्रीतम उसी प्रीतम, आरजे फील्ड से प्रीतम। आते हैं जी, कि वो आरजे हैं, मैं वॉइस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनसे बड़ा अच्छा एक कनेक्ट है, गौतम गुलाटी से कनेक्ट है, लेकिन अदरवाइज जनरली अवॉइड ही करते हैं हम लोग, नहीं मुलाकात नहीं हो पा सर रही है, इसकी बहुत बड़ी है। सर बिग बॉस 13 की अगर बात करें तो बहुत हिट सीजन था, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था उसमें से, जो मतलब आपको लगता था कि हाँ ये कुछ कर सकता है? मेरे आज तक के फेवरेट कंटेस्टेंट्स गौतम गुलाटी, मनवीर गुज्जर, प्रीतम, ये लोग रहे हैं। इमाम साहब बहुत फेवरेट मुझे रहे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जो उन्होंने शो को दिया वो एक अलग था। बाकी हम नॉर्मली बहुत ही न्यूट्रल तरीके से शो को अप्रोच करते हैं, तो इनके अलावा अभी तक हमने फेवरेट नहीं बनाया है, सोचा ही नहीं उस बारे में। ये अर्पणा बहुत देर से कह रही है कि मुझे मैसेज दीजिए, तो अर्पणा ये आपके लिए मैसेज है। नमस्कार, जुड़ने के लिए धन्यवाद और उम्मीद है कि आप हमारे काम को देखें, सराहें और हमें प्रेरित करते रहें। थैंक यू। सर वो कह रही है कि बिग बॉस की आवाज में, सर प्लीज एक बार मेरा नाम लेके कुछ बिग बॉस के अंदाज में आप बोलो। इट्स माय रिक्वेस्ट सर। ये अपर्णा। अर्पणा है कि अपर्णा है? हाँ, अर्पणा अर्पणा। अर्पणा। दोपहर 12 बजे। अर्पणा को बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर लास्टली बाय बोलने का टाइम हो गया है, सो प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, अगर लास्टली हमें हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें? व्यूअर्स के लिए मैसेज मैं आपको बताता हूँ। गौरी इधर आओ, मेरी बेटी आपको मैसेज। वाह। वाह। गौरी प्लीज कम हियर। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो यही है कि बहुत ही मुश्किल टाइम इसलिए कि घरों में रहना, काम थोड़े से अफेक्टेड हैं, लेकिन ये भी एक दौर, निकल जाएगा। सबसे ज़रूरी ये है कि इस मुश्किल दौर में हिम्मत ना हारें, नेगेटिव थॉट्स को ना आने दें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। इतना कुछ है पॉजिटिव होने के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल है वेकअप एंड शाइन, उस पर मैंने आज एक स्टोरी करी है, वो कल तक आ जाएगी। स्टोरी ऑफ 10 एप्पल्स। कैसे क्या होता है कि जब हम पहला सेब खाते हैं, कोई पहली चीज़ जो जैसे कोई भूखा है, उसको आप दाल चावल दे दिए, बहुत खुश होकर खाएगा। सेम दाल चावल आप उसको 5वें दिन जब आप देंगे तो वो बोर हो जाएगा, वो कहेगा अरे यार कुछ नया लाओ, पिज्जा लाओ या कुछ और। वही दाल चावल राइट। जो कभी भूख में आपको, जिसने बहुत आपका साथ दिया, जिसने आपको स्वाद दिया, वो 5वें दिन सडनली, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड बनाए रखें, खुश रहें और लॉकडाउन का पालन करें। राइट सर, आपकी बेटी से एक बार इंट्रोड्यूस करवा दीजिए हमारी ऑडियंस मैं अभी बुलाता हूँ, जनरली वो आ जाती हैं खुद ही, लेकिन आज क्योंकि मैंने बुलाया है तो ऑब्वियसली बच्चों का को। अपना वो सो होता है। एक थोड़ा सा सेकंड। डर बना हुआ है आपको? नहीं नहीं, डर नहीं बना है, मैंने बुलाया तो अब नहीं आना है। जो पापा ने कह दिया अच्छा। उसने उल्टा ही कहा। अगर पापा ने कहा होता कि अभी इधर डिस्टर्ब मत करना, तो वो जरूर आती, जरूर डिस्टर्ब करती, राइट। जरूर आती, हाँ जरूर डिस्टर्ब करती। लेकिन अभी लेट मी सी। गौरी, अंकल वांट्स टू टॉक टू यू, अंकल वांट्स टू से हाय। आ जाओ। हाय हाय। हाय गौरी, हाउ आर यू? Fine. अच्छा सो गौरी, लॉकडाउन के बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी जनता है उनके लिए? क्या बोलना है? घर में रहना चाहिए। घर में रहना चाहिए क्यों? क्योंकि सबके तबीयत खराब हो रही
सबकी तबीयत खराब हो रही है। क्यों तबीयत खराब हो रही राइट है? क्योंकि कोरोना वायरस नीचे घूम रहा है, उनको काट रहा कोरोना वायरस हाँ नीचे घूम रहा है, सबको काट रहा है। तो किसने कहा है घर पे रहने के लिए? है। मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा है। वाह क्या बात है। आप भी घर पे ही सो रह और रहे हाँ, मैं घर पे ही रह रही हूँ। हो? ओके, वाह सबको बोलो प्लीज घर पे ही रहिए। प्लीज घर पे ही रहिए। वाह। सो मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को भी पता है कि घर पे रहना है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि 3 मई तक घर पे ही रहिए, कहीं भी बाहर मत निकलिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो बाय मच। बाय, टेक केयर सर। बाय बाय।